Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को। अगर आपने इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसमें अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर, शेल्स एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करा था। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑर्बिटल एंड सबशेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को पहले देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सारा खेल ऑर्बिटल्स का है। तो आप अगर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को समझ जाते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस करा था एटम जो है तीन चीज़ों से मिलके बना है, एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन चीज़ों से मिलके जो है हमारा एटम बना था। अब एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इस चीज़ को समझते हैं। मैंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है एंड ये सेंटर में हो गया न्यूक्लियस और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। देन हमने ये भी डिस्कस करा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे कुछ एनर्जी अपने पास रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होती है, कुछ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है तो वो हमारे न्यूक्लियस के पास में चक्कर लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास कम एनर्जी है वो न्यूक्लियस के आसपास जो है चक्कर लगा रहे हैं एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे जो है चक्कर लगा रहे हैं। एंड जिस रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं उस रीजन को हम शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ये जिस रीजन में चक्कर लगाएंगे उनको हम शेल बोलेंगे। एंड जो सबसे छोटी वाली शेल होती है, जो सबसे इनर वाला रीजन होता है, हम उसको के शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। के शेल सबसे पास वाला रीजन है न्यूक्लियस के, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। के शेल के बाद हमारी एल शेल। एल शेल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। फॉर एग्जांपल ये सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने के शेल कह दिया। ये जो आउटसाइड के शेल के थोड़ा सा दूर हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने एल शेल कह दिया। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास चक्कर लगा रहे थे उस रीजन को हमने कह दिया के शेल। देन उससे थोड़ा सा दूर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उस रीजन को हमने कह दिया एल शेल। इसी तरीके से हमारी एम शेल होती है और एन शेल होती है। मेन हमारी 4 शेल होती हैं। के शेल की बात करें तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एल शेल की बात करें तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एम शेल की बात करें तो वहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमने अभी डिस्कस करा कि जिस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं उन सभी की एनर्जी सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी वो उस रीजन के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं ये इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग के शेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं
उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, तभी वो एक ही रीजन के अंदर चक्कर लगा रही है। अगर अलग एनर्जी होगी तो उनका रीजन अलग हो जाएगा। एंड इसी तरीके से एल शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी भी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये ऑब्जर्व करा गया कि के शेल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उनकी एनर्जी तो सेम थी, बट एल शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए उनकी एनर्जी सेम नहीं थी। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी के थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स सेम एनर्जी के थे। मीन्स जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए गए उन 8 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम थी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 20 जूल। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे उनकी एनर्जी 20 जूल है। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों की एनर्जी 20 जूल रहेगी। बट ये जो 6 इलेक्ट्रॉन पाए गए थे इन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन 2 इलेक्ट्रॉन से अलग थी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एनर्जी ले लेते हैं 24 जूल। सो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो एल शेल के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी एनर्जी जो है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से अलग है, 24 जूल। हमने एक एग्जांपल ले लिया है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं सभी की एनर्जी 24 जूल रहेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों की एनर्जी जो है 20 जूल्स हमारा रहेगी। अब इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग हो रही है। एनर्जी अलग होने की वजह से इनकी मूवमेंट भी अलग होनी चाहिए। बट अगर हम बात करें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसको मैं रब कर देता हूँ। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटॉमिक शेल के अंदर सर्कुलर मोशन करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करता है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ऑल्सो वेव थ्योरी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं वेरी फास्ट, और इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक रीजन स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शेल ड्रॉ करी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन करेगा, वो ऐसे भी घूम सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है, वो ऐसे भी घूम सकता है। तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी रीजन में ट्रैवल कर सकता है। बट उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ होगा, यहाँ होगा। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं पे भी हो सकता है। तो वहाँ पर हम क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि किस रीजन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर अभी प्रेजेंट हो सकता है। सो वापस आते हैं हम अपने एल शेल के ऊपर, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी जो है अलग है इन 6 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है या इन इलेक्ट्रॉन का जो रीजन रहेगा जिसमें ये मूव करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे एटम के अंदर या एटॉमिक शेल के अंदर वो सर्कुलर मोशन तो करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एल शेल ले लेता हूँ, एल शेल ले लिया एंड यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी ग्राफिकल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई है, इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड एक ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये हमने एक एटॉमिक शेल ली। ये एटॉमिक शेल जो है आपका स्फेरिकल शेप में रहेगी। ये हमारी सर्कुलर नहीं है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर फॉर्म में है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस स्फीयर के अंदर या इस स्फेरिकल एटॉमिक शेल के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा। वो इस तरीके से भी मूव करेगा, वो इस तरीके से भी मूव करेगा, वो इस तरीके से भी मूव करेगा। तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव करेगा। बट जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की वो किस रीजन में रहती है? एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये सेंटर हो गया एटम का, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड वो इलेक्ट्रॉन जो है जिस रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, बट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? अब मैं उस रीजन की बात करूँगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, वो कुछ इस रीजन में ट्रैवल करते हैं। मैं सेपरेटली हर एक इलेक्ट्रॉन की आपको लोकेशन बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी स्ट्रक्चर में तीनों को अगर मैं लोकेशन बताऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को रब कर देता हूं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी ग्राफिकल लाइन के अंदर डिस्कस करा, तो मैं यहाँ पर 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, एंड ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये सेंटर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये होगी हमारी एक जेड एक्सिस, तो ये सेंटर हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है हमारे एल शेल के अंदर, उनमें से जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस रीजन के अंदर मूव करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एल शेल के अंदर हैं, उनमें से जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस वाई एक्सिस पे मूव करते हुए नजर आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारा इस वाई एक्सिस के पास में मूव करते हुए नजर आएंगे। तो हमें जो है सर्कुलर मोशन करता हुआ तो दिखेगा, बट ज़्यादातर कहाँ पाया गया? वो इस वाई एक्सिस के पास पाए गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाई एक्सिस के पास पाए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एक्स एक्सिस के पास पाए जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, उस रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन हो रहा है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं, बट पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? एक्स एक्सिस के आसपास, इस तरीके के रीजन में। एंड इसी तरीके से जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जेड एक्सिस के आसपास इस तरीके से हमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन तो वाई एक्सिस के आसपास मूव करते हुए नजर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमें एक्स एक्सिस के आसपास नजर आएंगे, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो जेड एक्सिस के पास मूव करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, हमने उस रीजन को स्पेसिफाई करा है। इलेक्ट्रॉन अभी भी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, बट सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? एक्सिस के पास में। किन इलेक्ट्रॉन्स की? एल शेल के ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहीं पे हम बात करें, जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उस एल शेल के अंदर किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। जहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो वाई एक्सिस पे ज़्यादातर पाए जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे पाए जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के पास में पाए जा रहे थे। बट जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी थी वो उस पूरे स्फीयर के अंदर हमारी कहीं पे भी हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जिस रीजन में पाए जाते हैं, उस रीजन को जो है हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल इज नथिंग, बस एक रीजन होता है। ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक रीजन होता है। इट इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, उस रीजन को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब एल शेल के अंदर 8 जो इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सिस के आसपास पाए जा रहे थे।
2 इलेक्ट्रॉन तो वाई एक्सिस के आसपास पाए जा रहे थे इस रीजन के अंदर, एंड इसी रीजन को जो है हमने क्या कह दिया, ऑर्बिटल कह दिया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के आसपास हमें ज़्यादातर पाए जा रहे थे, इसी रीजन को हमने एक्स एक्सिस कह दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स जेड एक्सिस के हमारे आसपास ज़्यादा पाए जा रहे थे, इसी रीजन को हमने जेड ऑर्बिटल कह दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वाई ऑर्बिटल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स ऑर्बिटल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन जेड ऑर्बिटल के अंदर। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे एक्सिस के आसपास घूमते हुए नजर आए, उसके आसपास के रीजन में नजर आए, जिस रीजन में वो नजर आ रहे थे, जहां पर उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, उसी रीजन को हमने क्या कह दिया, ऑर्बिटल्स कह दिया। आई होप आपको ऑर्बिटल्स जो है क्लियर हुआ होगा कि ऑर्बिटल्स बस एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पूरे एटम के अंदर सर्कुलर मोशन करेगा, बट उसको जो सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर रहेगी, बस उस रीजन को हमने ऑर्बिटल कह दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे एल शेल के अंदर, वो एक्सिस के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे थे। इन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो थी वो हमारी सेम थी, सभी 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 24 जूल थी। तो ये एक जैसा जो है रीजन के अंदर मूव कर रहे थे एक्सिस के आसपास। तो ये जो है हमारे एक जैसे ऑर्बिटल शो कर रही थी, इन सभी की एनर्जी हमारी सेम थी। तो इनको हमने कह दिया एक्स ऑर्बिटल, वाई ऑर्बिटल, जेड ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी, और ये जिस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जा रहे थे, उस रीजन को हमने जो है जो उस ऑर्बिटल की अगर हम शेप की बात करें तो वो स्फेरिकल शेप के अंदर ज़्यादा पाए जा रहे थे। तो जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जिस इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसको ऑर्बिटल कह दिया, और उस ऑर्बिटल की शेप की बात करें तो यहाँ पर उस ऑर्बिटल की शेप थी हमारी स्फेरिकल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिस रीजन के अंदर, जिस ऑर्बिटल के अंदर पाए जा रहे थे, उसकी शेप स्फेरिकल थी, और जो ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जिस रीजन के अंदर पाए जा रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स की या उन ऑर्बिटल्स की जो है शेप हमारी डंबल शेप थी। तो थोड़ा सा इसको हम पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आई रिक्वेस्ट आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसा कि अभी हमने ऑर्बिटल्स के बारे में जाना। ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब एक ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारा मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बात करते हैं सब शेल्स की। तो सब शेल्स की बात करें तो सब शेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, सिंपली क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं, क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब सब शेल्स जो हैं क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर एल शेल की बात करें तो एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक अलग ऑर्बिटल के अंदर थे, 6 इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल के अंदर थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल के अंदर हमारे दिख रहे थे उसको हमने एक अलग सब शेल कह दिया। तो सब शेल क्या होती है, हमारी क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटल होता है। एंड इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉक्स फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मैं आगे फर्दर भी डिस्कस करूँगा। अभी जो है हम सब शेल की बात करते हैं। सब शेल क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड यहाँ पर जो है हमारा फॉर एग्जांपल जो
हमारा स्फेरिकल रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे, उसको हमने कह दिया एस सबशेल, एस सबशेल कह दिया। इसी तरीके से जो 6 इलेक्ट्रॉन एल शेल के अंदर ट्रेवल कर रहे थे हमारे इस तरीके से वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ एंड जेड एक्सिस की तरफ, इन तीनों ऑर्बिटल्स को जब हम एक साथ रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सब शेल कहलाएगा। एंड इस सब शेल के अंदर क्या है, हमारे 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक वाई एक्सिस का ऑर्बिटल, एक एक्स एक्सिस का ऑर्बिटल एंड जेड एक्सिस का ऑर्बिटल। एंड इस सब शेल का जो नाम रखा गया वो रखा गया हमारा पी सब शेल, पी सब शेल। तो एस सब शेल के अंदर हमेशा एक ऑर्बिटल रहेगा, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल रहेंगे। इसी तरीके से डी सब शेल भी होगी आपकी, एफ सब शेल भी होगी। डी सब शेल के अंदर हमारे 5 ऑर्बिटल रहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहे। एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम 3 जो है ऑर्बिटल्स देख पा रहे हैं, वाई ऑर्बिटल, एक्स ऑर्बिटल, जेड ऑर्बिटल, इसी तरीके से हमारे डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल रहेंगे, एस के अंदर 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे। एस के अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5, 7 के अंदर, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। एंड हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड डी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ सब शेल के अंदर जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इन सब शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद इन द सेम सब शेल हैव सेम एनर्जी। जितने भी इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल के अंदर प्रेजेंट है सभी की एनर्जी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम रहेगी। पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। डी सब शेल के अंदर जो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन 10 इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी सेम रहेगी। एफ सब शेल के अंदर जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन सभी 14 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। सो ये कुछ चीज़ें थी ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड ये चीज़ें हम फर्दर आगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड किस तरीके से हमें ये एस और ये पी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग देखने को मिलती है एंड किस तरीके से sp3 और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ मेंशन करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।